सुधा जब आज रात घर के काम से फ्री होकर अपने कमरे में गई तो जाकर देखा कि मम्मी की मोबाइल पर 4 मिस कॉल है। सुधा ने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और पूछा क्या कोई ज़रूरी काम था। तब सुधा की मम्मी ने कहा कोई ज़रूरी काम तो नहीं था बेटा, बस यही पूछने के लिए फ़ोन किया है तुम इस बार तो गर्मियों की छुट्टी में मायके आ रही हो ना। पिछले 2 साल से तुम मायके नहीं आई हो। अब तुमसे मिलने का बहुत मन होता है और पिंकी चिंटू को भी देख लेंगे। सुधा ने कहा मम्मी मायके आने का मन तो मेरा भी होता है, आप जानती हैं, लेकिन जब भी मायके आने के बारे में सोचती हूँ तो कोई ना कोई काम आ ही जाता है और मैं मायके नहीं आ पाती हूँ। लेकिन मैं कल ही मम्मी जी से बात करूँगी कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं मायके ज़रूर आऊँगी। कहकर सुधा फ़ोन रख देती है और सोचती है कह तो बड़े आराम से दिया कि इस बार मैं मायके ज़रूर आऊँगी, लेकिन मैं भी जानती हूँ कि मेरा मायके जाना इतना आसान नहीं होगा। पर मम्मी का कहना सही है, मैं भी तो बहुत टाइम से अपने मायके नहीं गई हूँ। कर बात कर कर देखती हूँ क्या होता है। दूसरे दिन सुधा जब सुबह सोकर उठी तो सोच रही थी कि आज तो सासू माँ से मायके जाने के विषय में बात जरूर करूँगी। सुबह उठकर सुधा रसोई में जाती है और चाय नाश्ता बनाने रखती। सुधा सोच रही थी कितनी देर हो गई फिर भी सासू माँ की चिल्लाने की कोई आवाज़ नहीं आई। बहू मेरी चाय कहाँ है। सुधा अपनी सास के कमरे में चाय नाश्ता लेकर जब जाती तो देखती है कि उसकी सास लेटी हुई हैं। सुधा ने अपनी सासू माँ से पूछा क्या हुआ मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तब सुधा की सास कहती तबीयत ठीक नहीं है तभी तो अभी तक रहती हूँ, वरना मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। तेरी तरह आलसी थोड़ी ना हूँ कि सुबह 6 बजे उठूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तूने तो समय पर चाय नाश्ता भी नहीं बनाया। देख चाय नाश्ता बनाने में ही तुझे 8 बज गए। तू है कि एक काम भी समय पर नहीं करती है। वैसे तो सुधा की सासू माँ की तबीयत इतनी ख़राब थी कि वह उठकर बैठ भी नहीं सकती थी, लेकिन बहू को 2 ताने देने के लिए उनकी तबीयत एकदम परफेक्ट थी। सुधा ने कहा मम्मी जी मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, आप पी लीजिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। कहकर सुधा बाहर आ जाती और थोड़ी देर में डॉक्टर सुधा की सासू माँ को देखने के लिए आते तो डॉक्टर कहते कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ मौसमी बुखार है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा और कुछ मेडिसिन देकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते। तभी सुधा की ननंद रश्मि का फ़ोन आता और वही कहती भाभी मम्मी की तबीयत ख़राब है और आपने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। वही तो अच्छा हुआ कि मम्मी ने खुद फ़ोन कर दिया, वरना आप तो बताना भी नहीं चाहती कि मेरी मम्मी के साथ क्या क्या हो रहा है। और हाँ, मम्मी से कोई काम मत कराना और उनकी केयर करना, मैं 2 घंटे में आती हूँ। तब सुधा कहती दीदी कोई घबराने की बात नहीं है, आप आराम से आ जाना, इतनी भी जल्दी नहीं है, मम्मी जी को सिर्फ मौसमी बुखार है। तब रश्मि कहती आप तो कहेंगी कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ी ना आपकी मम्मी है, मम्मी तो मेरी है, चिंता तो मुझे होगी, आपको थोड़ी ना। और मेरी मम्मी बीमार है, आप कह रही हैं आराम से आ जाना, कैसे आऊँ मैं आराम से, मुझे मेरी माँ की फ़िक्र है, आपकी तरह थोड़ी ना कि उनकी सेवा भी ना करूँ। मम्मी को कब से बुखार था और आपको सुबह 9 बजे पता चला। और हाँ, मम्मी से कोई काम कराने की ज़रूरत नहीं है। ननंद रश्मि ने तो ऐसे कह दिया कि मम्मी से कोई काम कराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पूरे घर का काम रश्मि की माँ ही करती हो। मचारे आज तक उन्होंने सुधा के आने के बाद एक कटोरी भी उठाकर रखी हो। घर का पूरा काम सुधा ही तो करती थी। तब सुधा ने कहा जैसी आपकी इच्छा, घर आपका है, आप जब मन चाहे तो आ सकती हैं। तब रश्मि कहती आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं कर रही थी, मैं वही घर मेरे मम्मी पापा का है, मैं कभी भी आ सकती हूँ। कहकर रश्मि फ़ोन रख देती और 2 घंटे में ही अपने मायके आ जाती। वैसे यह कोई नई बात नहीं थी, यदि सुधा जी को छींक तक आया जाए तो रश्मि अपने मायके आ जाती थी। यह कहा जाए कि मायके आने का बहाना ढूंढती थी। दरअसल रश्मि अपने ससुराल से ज़्यादा अपने मायके में ही रहती थी, क्योंकि ससुराल में तो काम करना पड़ता था, लेकिन मायके में तो ऐश की ज़िंदगी थी। मायके में आकर कौन सा उसे कोई काम करना पड़ता था, सिर्फ ऑर्डर देना पड़ता था अपनी भाभी को। वही काम तो रश्मि बहुत अच्छे से जानती थी। मम्मी आपने कुछ खाया या नहीं, आते साथ रश्मि ने अपनी माँ से पूछा। तब सुधा कहती दीदी मैंने मम्मी जी के लिए खिचड़ी बना दी है, उन्होंने खा ली है। तब रश्मि ने कहा तो कौन सा एहसान करा दिया आपने बनाकर, कह तो ऐसे रही हैं जैसे आपने 56 भोग बना दिए हों।
मेरी माँ के लिए अब चाहिए और मेरे लिए भी खाना रखा दीजिए, मुझे भी भूख लगी हुई है। और हाँ, सिर्फ दाल रोटी लेकर मत आ जाना, कुछ अच्छा भी बना देना। जी दीदी कहकर सुधा चली जाती और खाना बनाने लगती। खाना बनाने के बाद और सबको खाना खिलाने और खुद खाने के बाद सुधा रसोई घर में जाकर रसोई साफ करती और बर्तन साफ करती। तभी रश्मि चिल्लाकर कहती, भाभी मम्मी को कौन सी दवाई देनी है, कब देंगी दवाई, आपको तो मेरी मम्मी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। यही सुन सुधा तब सुधा ने कहा, दीदी मैं रसोई का काम कर कर आ रही थी मम्मी जी को दवाई देने के लिए। तब सुधा की सास कहती, हाँ तुझे तो बहुत मेरी परवाह है, कह तो ऐसे रही है जैसे मेरी सेवा ही करती रहती है। सुबह से एक बार तो मुझे देखने को नहीं आई, वही तो मेरी बेटी है मेरे पास, वरना मेरा ना जाने क्या होता। तू तो चाहती है मैं इस दुनिया से चली जाऊं, पर सुन रे इतनी आसानी से नहीं जाने वाली मैं। तब सुधा कहती, नहीं मम्मी जी ऐसी बात नहीं है। वो तो रश्मि ने सुधा को रोकते हुए कहा, आप रहने दीजिए, कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपको मेरी मम्मी की कितनी परवाह है। यदि परवाह होती तो मेरी मम्मी बीमार क्यों होती, आप उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करती। दवाई तो मैं ही दे देती, लेकिन मुझे पता नहीं है कौन सी दवाई देनी है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ कि मेरी मम्मी को दवाई समय पर मिलती रहे, वरना आपके भरोसे तो मेरी मम्मी कभी ठीक ही नहीं हो पाएंगी। सुधा अपनी ननद की बातों को अनसुना कर कर अपनी सासू माँ को दवा दे देती और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती। तब रश्मि अपनी मम्मी से कहती, देखा मम्मी भाभी को आप यहाँ पर बीमार हैं और भाभी तो अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई, उन्हें तो आपकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं। जब सुधा अपने कमरे में जाती तभी उसकी भाभी का फ़ोन आता और वही कहती, दीदी आपने अपनी सासू माँ से बात की मायके आने के लिए, मम्मी जी तो आपका कब से आने का इंतज़ार कर रही हैं, और सच कहूँ तो मुझे भी अब आपके आने का इंतज़ार है। 2 साल हो गए और आपसे मिली तक नहीं, और बच्चे भी तो चिंटू और पिंकी को याद करते हैं, बच्चों का भी तो मन होता होगा अपने मामा के घर आने का, और मन तो आपका भी होता होगा। अब आप किसी से कहें ना, लेकिन जानती हूँ मैं अपने मायके जाने का मन किसका नहीं होता। मेरी मम्मी मुझे बुरा रही है, लेकिन मैंने कह दिया कि दीदी से मिलकर ही अपने मायके आऊँगी, आखिर मैं तो हर साल अपने मायके चली जाती हूँ, लेकिन आप तो कभी आती ही नहीं। मैं तो नसीब पा रही हूँ कि मेरी सासू माँ मुझे कभी मायके जाने से मना नहीं करती, और आपकी सास हर बार बहाना बनाती रहती है। तब सुधा ने कहा, ऐसा मत कहो भाभी। तब सुधा की भाभी कहती, अब क्या दीदी मुझसे छुपाना, मैं तो आपके ससुराल में सबको बहुत अच्छे से जानती हूँ, बताइए कब आ रही हैं आप घर पर। तो सुधा कहती, शायद भाभी इस बार भी नहीं आ पाऊँगी। तब सुधा की भाभी कहती, क्यों इस बार क्या हो गया, क्या बहाना कर दिया आपकी सासू माँ ने, क्या इस बार भी बीमार हो गई। सुधा ने कहा, आज सुबह से ही मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर आपकी ननद भी आ गई होंगी। सुधा की भाभी ने कहा, हाँ भाभी दीदी भी आ गई हैं। सुधा कहती, तब सुधा की भाभी कहती, फिर तो आप इस बार भी मायके नहीं आ पाएंगी, क्योंकि आपकी ननद तो 2-2.5 महीने से पहले जाने वाली है ही नहीं। आपकी ननद को तो सिर्फ बहाना चाहिए होता है मायके आने का, ससुराल में तो खुद से काम होते नहीं है, इसलिए मायके आकर आपको परेशान करती हैं। दीदी अब आप भोरी भारी बनकर कब तक इन लोगों की बातों को सहेंगी, थोड़ी चतुर चालाक बनिए और जवाब देना सीख जाइए, वरना ये लोग आपको परेशान ही करते रहेंगे, इतना बुरा होना भी सही नहीं है। तब सुधा कहती, जाने दीजिए ना भाभी, और वैसे भी रश्मि दीदी को अपनी मम्मी की चिंता है, इसलिए वह आ गई। तब सुधा की भाभी ने कहा, झूठ मुझसे बोल रही है या खुद से, क्या चिंता है उन्हें अपनी मम्मी की, आकर दिन भर अपनी मम्मी के पास बैठी रहती हैं और रिश्तेदारों को फ़ोन करती रहती हैं कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, देखने के लिए आ जाइए। कभी मायके आकर उन्होंने आपकी मदद कराई है, उल्टा रिश्तेदारों को बुलाकर आपका काम ही बढ़ा देती हैं। आप ही बताइए, यदि आप मायके आएंगी तो मेरे साथ काम नहीं करेंगी, या मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभी की काम में मदद नहीं करती हूँ। वैसे दीदी इस सब में आपकी ही करती है, आप ना अपनी ननद से कुछ नहीं कहते, इसलिए हर 10 दिन में मायके में आकर बैठ जाती है और आपके लिए परेशानियां खड़ी कर देती हैं। तब सुधा कहती, अब शांत भी हो जाइए भाभी, कितना गुस्सा हो रही हैं। सुधा की भाभी ने कहा, गुस्सा क्यों नहीं बताऊं दीदी, इस बार सोचा था कि आप आएंगी तो दोनों ननद भाभी मिलकर
बाजार घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे और बहुत सी मस्ती करेंगे, लेकिन इस बार भी आपसे मिलना नहीं हो पाएगा। तभी सुता की ननंद की आवाज़ आती, भाभी बुआ जी आई हैं, उनके लिए चाय और नाश्ता लेकर आइए। तब सुता कहती, दीदी बुआ जी आई हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तब सुता की भाभी कहती, कहा था ना, एक तो खुद आ जाती हैं और ऊपर से रिश्तेदारों को बुला कर आपको परेशान करती हैं। अभी आप फ्री हुई होंगी काम से, थोड़ा आराम भी नहीं करने दिया होगा, अब जाने दीजिए भाभी, कहकर सुता फ़ोन रख देती है। सुता जाकर बुआ सास के पैर छूती और उनके लिए चाय नाश्ता बनाने रखती। थोड़ी देर में बुआ सास को सुता नाश्ता देने के लिए जाती। तब बुआ सास चाय और नाश्ता करते हुए सुता को नसीहत देते हुए कहती, अपनी सास की केयर करा कर, अब बूढ़ी हो चुकी है, सास की सेवा करेगी तभी तो मेवा मिलेगा, वरना बुढ़ापा तो हर किसी का आना है। तू जैसा करेगी वैसा ही पाएगी। बुआ जी बातें तो ऐसे कर रही थी जैसे अभी तक ये सासू माँ की केयर करते हुए आई हैं। हो जब सुता की शादी नहीं हुई थी तो दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब ऐसे बन रही हैं जैसे सगी बहनें हों। सुता की सास तो कभी अपनी ननंद को बुराती तक नहीं थी, आखिर बुराएं क्यों, घर पर आएंगी तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन बहू के आने के बाद बुआ सास का भी घर पर आना शुरू हो गया। सुता बुआ सास के सामने से हिलाकर घर के कामों में लग जाती। 2 दिन बाद सुता की सास तो ठीक हो जाती, लेकिन सुता की ननंद अभी भी अपने मायके में टिकी हुई थी और रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। साथ में हर दिन अपनी भाभी को कुछ नया बनाने का ऑर्डर दे देती और खुद आराम से अपनी माँ के कमरे में बहती रहती, उनसे बातें करती रहती या मोबाइल चलाती रहती। कभी कभार बाजार घूमने भी चली जाती और अपनी भाभी को ऑर्डर देकर जाती कि आज शाम को खाने में मैं यही खाऊंगी वही खाऊंगी, और सुता घर के कामों में ही लगी रहती। वैसे तो सुता अपनी ननद से कुछ करने के लिए कहती नहीं थी, लेकिन यदि कभी काम करने के लिए कह दिया तो सासू माँ के 4 ताने सुनने पड़ते थे। मेरी बेटी कभी कभार के लिए तो मायके आती है और उस पर भी तू उससे घर के काम कराएगी। इसलिए सुता कभी अपनी ननद से कुछ करने के लिए नहीं कहती। सुता की ननद रश्मि बहुत चतुर चालाक थी, अपनी मीठी मीठी बातों में हर किसी को फंसाना आता था उसे, लेकिन इतनी चतुर चालाक ननद को सुता कैसे सबक सिखाएगी। जानना चाहते हैं तो कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब मैं लेकर आऊँ इस कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।